जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का वनडे विजन यूट्यूब चैनल में। भारतीय इतिहास की श्रृंखला हमने प्रारंभ की थी, जिस समय से मौर्य शासन में हमने अशोक, चंद्रगुप्त और बिंदुसार इन तीनों का अध्ययन कर लिया है। अर्थात जो इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने देख लिया है। अब हमने देखा है कि आजकल के जो पेपरों का ट्रेंड है वो केवल यह नहीं पूछा जाता कि इसका युद्ध किसके साथ हुआ या इनका विवाह किसके साथ हुआ। अब जो मूलतः क्वेश्चन आते हैं वो उनके प्रशासन से भी आने लगे हैं। जैसे हमने देखा कि जैसे बात करते हैं कि समाहर्ता, ये सत्कारी के संबंध कौन से शासन काल से है या इसका क्या कार्य है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए हमें एक विशेष क्लास जो मौर्य प्रशासन है उससे संबंधित हम रखे हैं कि 10-15 मिनट में ये अपन इसका ओवरव्यू देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है कोई भी हमसे छूटे ना, हम ये पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसी प्रकार से मौर्यों का शासन। तो हम इनको कुछ बिंदुओं में विभक्त करते हैं। जैसे कि इसको सबसे पहले हम देख लेंगे केंद्रीय प्रशासन के रूप में, जिस पर अभी हमारा जो हाल ही में चलता है, जैसे कि केंद्र की अलग एक सरकार होती है, उसी प्रकार इसमें भी हम विभाजित करके पढ़ेंगे कि केंद्रीय प्रशासन, और देखेंगे प्रांतीय प्रशासन। अर्थात अभी जैसे अपने राज्य हैं उसी प्रकार वहां प्रांत भी विभाजित होते थे उस समय पर, तो प्रांतों का भी देख लेंगे हम प्रशासन, और नगर प्रशासन, ग्राम प्रशासन और न्याय और सैन्य प्रशासन, इस प्रकार विभक्त करके हम इनको मोटा मोटा रूप में समझ लेते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं केंद्रीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन में हम जैसे कि इसको दो भागों में पढ़ सकते हैं, एक तो राजा और एक मंत्री परिषद। केंद्रीय प्रशासन की जो शक्ति का जो केंद्र था वह था राजा। राजा यहाँ पर वंशानुगत था और जो संपूर्ण शक्ति राजा में केंद्रित होती थी, और इसकी सहायता के लिए कुछ मंत्री परिषद होते थे जिनको मंत्रण नाम दिया गया है। तो ये एक सामान्य सी जानकारी हुई। पर अर्थशास्त्र में कुछ विशेष ऐसे अधिकारी हैं जिनका उल्लेख मिलता है और अक्सर उन्हीं से क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। तो बात करते हैं, जैसे कि तीर्थ का नाम मिला है, शायद आप लोगों ने कोई भी पेपर दिए होंगे तो उससे संबंधित क्वेश्चन या इनसे संबंधित कोई भी जानकारी आपके पास होगी। तो बात कर लेते हैं तीर्थ की। तो तीर्थ क्या है? तीर्थ जो है अर्थशास्त्र में उल्लेखित पदाधिकारी है। अर्थशास्त्र की मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। अर्थशास्त्र जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री चाणक्य थे उनके द्वारा एक रचित पुस्तक है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में राजनीति से संबंधित वर्णन मिलता है, तो उसी अर्थशास्त्र में ही तीर्थों का वर्णन मिलता है जो मौर्यकालीन प्रशासन के अधिकारी थे। और इसमें से जो विभिन्न पदाधिकारी थे उनके कौन कौन से कार्य थे इसका वर्णन अर्थशास्त्र में किया गया है। तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं केवल उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र में जो तीर्थों का वर्णन दिया गया है वो दिया गया है 18 तीर्थ। तीर्थ ये कौन होते थे? ये उच्च स्तर के पदाधिकारी होते हैं। अभी अपने हाल के समय में जो IAS वगैरह हैं उनसे उनकी अपन तुलना कर सकते हैं। तो जो कौन कौन से अधिकारी के उनके क्या नाम थे और क्या क्षेत्र थे, मूलतः क्वेश्चन इसी से बनता है। तो ये हमको याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि अपन ने पूरे 18 पदाधिकारियों को नहीं देखा है जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पेपर में आते हैं, हम उन्हीं को देख लेते हैं। तो बात करते हैं जो पहले अपने पदाधिकारी थे महत्वपूर्ण, पुरोहित। तो पुरोहित कौन थे? पुरोहित जो आधुनिक जो अभी प्रधानमंत्री होता है उसी प्रकार केंद्र में जो शासन का संचालन है वो राजा के बाद इसी का महत्वपूर्ण पद होता था। तो पुरोहित को हम प्रधानमंत्री कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया? युवराज। और युवराज कौन होता है? युवराज होता है राजा का उत्तराधिकारी, और इसका जो पदानुक्रम में हम अगर स्थान की बात करते हैं तो इसको तीसरा स्थान दिया जा सकता है। तो ये उत्तराधिकारी हो गए युवराज। सेनापति की बात कर लेते हैं। तो सेनापति जो है, सेनापति जो सैन्य विभाग का प्रमुख है, यह सैन्य विभाग का यह प्रमुख है। यह सैन्य का जो संचालन होता है उसका जो समस्त पदाधिकारी राजा के बाद अगर कोई है। अगर हम बात करते हैं इन सभी में तो राजा तो सबसे ऊपर है, पर राजा की सहायता के लिए जो अन्य विभाग हैं उनको देख रेख कौन करते हैं? तो ये लोग करते हैं। तो उनमें से जो सेनापति है या सैन्य विभाग की देख रेख करता है। समाहर्ता की बात करते हैं। समाहर्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन अक्सर पेपरों में हमको देखने को मिल जाता है, तो इसको याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाहर्ता, समाहर्ता क्या है? राजस्व विभाग से संबंधित है। राजस्व विभाग आप लोग जानते होंगे, पैसे जैसे वगैरह इकट्ठे करना या उसकी जो संपूर्ण प्रबंधन करना है पैसों का, वो कौन करता था? समाहर्ता। अब बात करते हैं कोषाध्यक्ष की। तो कोषाध्यक्ष, कोष भी एक प्रकार का है, वो ये भी पैसों से संबंधित था, ये भी एकत्रित करने से संबंधित था, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सन्निधाता। सन्निधाता। ये दो महत्वपूर्ण तीर्थों को याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समाहर्ता का क्या था? ये राजस्व विभाग का प्रमुख था, और सन्निधाता क्या था? यह कोषाध्यक्ष का प्रमुख था। अब बात कर लेते हैं अंतपाल की। तो अंतपाल कौन था? अंतपाल सीमांत दुर्ग, जैसे अगर कोई भी एरिया है, राज्य है, उसके कुछ सीमावर्ती दुर्ग होते हैं, उनकी विशेष देखरेख करनी पड़ती है, तो उसके लिए एक अलग से पद बना दिया गया था। देखिए कितनी बहुत बेहतरीन व्यवस्था थी मौर्यों के समय पर, कि जो आंतरिक दुर्ग है उनकी देखरेख कोई अलग व्यक्ति करेगा, और जो सीमांत दुर्ग है जहां पर विशेष देखरेख की जरूरत है उसके लिए एक अलग ही पद बना दिया गया। तो उस पद का नाम क्या रखा गया? अंतपाल।
अंतपाल जो सीमावर्ती दुर्गों की देखरेख करता था उसका प्रमुख होता था। आटविक की बात करते हैं। अब जैसे पहले समय पर तो और ज्यादा घने जंगल हुआ करते थे, तो जंगल की सफाई करना या जंगलों की देखरेख करना, उनका संरक्षण करना, सभी प्रकार के जितने भी जंगल से संबंधित कार्य थे वह कौन करता था, वह आटविक विभाग का प्रमुख जो है करता था। इसी प्रकार एक और विभाग था प्रशासता। प्रशासता क्या था, राजकीय आज्ञाओं का लेखन करता था। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी अगर दूसरा राज्य है जिससे पत्र संचार करना है या आज्ञा देनी है या जनता को आज्ञा पहुंचानी है, तो इससे संबंधित जो संपूर्ण पत्राचार होता था उसका लेखन कौन करता था, ये प्रशासता। तो इस प्रकार से 18 जो तीर्थ में जो महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, तो ये इनकी पूछे जाने की संभावना ज्यादा है और यही अक्सर पुराने पेपरों में भी पूछे गए हैं। इसी प्रकार एक और अन्य जो पद का उल्लेख मिलता है वो है अध्यक्ष। तो 27 से 28 अध्यक्षों का उल्लेख ये भी अर्थशास्त्र में हुआ है और ये भी विभाग के प्रमुख ही होते थे। तीर्थ जो है ये आईएएस थे, मान लो ये बड़े विभाग थे, इनसे छोटे मान लेते हैं कि जो ये मंत्रालय जो अपने विभागों में बढ़ जाते हैं तो ये अपने विभाग के प्रमुख होते थे। ये भी इनका भी 28 का उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में, और जिनको अध्यक्ष बोला गया है। तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग अध्यक्ष होते हैं, तो ये प्रमुख जो अध्यक्ष उनको जान लेते हैं। इससे हालांकि कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी क्वेश्चन छूटे ना, हम पूरा प्रयास करेंगे। तो इनको अपना मोटा मोटा देख लेते हैं कि ये जैसे ये है प्रमुख अध्यक्ष पर्णाध्यक्ष। तो पर्णाध्यक्ष किस विभाग से संबंधित है, तो ये वाणिज्य विभाग से है। सीताध्यक्ष राजकीय भूमि से। हमने जैसे कि पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि या आपने कहीं देखा होगा कि सीता भूमि जो है, सीता भूमि राजकीय भूमि को सीता भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है कि जो सीता भूमि है वह राजकीय भूमि है। तो राजकीय जो भूमि है उसका जो प्रमुख अध्यक्ष है वह सीताध्यक्ष है। कुप्याध्यक्ष की बात कर लेते हैं, तो ये वन विभाग का प्रमुख अध्यक्ष होता है कुप्याध्यक्ष। जैसे हमने यहाँ देखा था कि आठवें विभाग में जो वन विभाग का जो प्रमुख होता है वो आटविक होता है और उसका जो अध्यक्ष होता है वन विभाग का वो कुप्याध्यक्ष होता है। इसी प्रकार चारागाह का भी एक अध्यक्ष होता है, उसको बोलते हैं विविताध्यक्ष। और जहाज रानी का एक अध्यक्ष होता है, उसको बोलते हैं नवाध्यक्ष। मातोल प्रणाली का भी एक अध्यक्ष होता है जिसको पोतावाध्यक्ष कहते हैं, इसको भी आप डबल मार्क कर लीजिए, ये भी अक्सर पूछा जाता है। और छापेखाने का अध्यक्ष होता है लक्षणाध्यक्ष। इसी प्रकार और भी 28 अध्यक्ष हैं, अगर आप उनको जानना चाहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे, पर जो इंपॉर्टेंट है इनसे ही काम चल जाएगा। अब आइए अब देखते हैं हम प्रांतीय प्रशासन के बारे में। चलिए तो बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। तो राज्य जो है विभिन्न प्रांतों में विभक्त होते हैं। प्रांतों की बात कर लेते हैं, तो जैसे आधुनिक राज्य जैसे केंद्र में केंद्र की सरकार और राज्य में अलग अलग राज्यों की सरकार, उसी प्रकार प्रांतों में भी अलग अलग अपनी प्रांतीय व्यवस्था थी। और प्रांतों के जो प्रमुख, इस समय जो प्रांतों को बोला किया जाता था एक विशेष नाम, जैसे अभी प्रांतों को राज्य बोलते हैं, उसी प्रकार इस समय प्रांतों को चक्र के नाम से जाना जाता था। और एक पद होता है प्रमुख जो चक्र को संभालता है, उसका प्रबंधन करता है, तो उसको कुमार या आर्पुत्र बोला जाता था। तो ये चक्र आप विशेष ध्यान रखना कि चक्र, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता था कि चक्र किस काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था, तो मौर्य काल में। चक्रों को फिर हमने मंडल में विभाजित किया और मंडल का जो प्रमुख होता था वो होता था प्रतिष्ठा। फिर मंडल को हमने विषयों में विभाजित किया। विषय ये अपन इनको जिला मान सकते हैं, जो आधुनिक जिला है उसी प्रकार ये विषय जो है मंडल को हमने विषय में विभाजित किया। और विषय को बोला क्या जाता था, तो आहार बोला जाता था। आहार, ये भी एक गौर करने वाला बिंदु होगा, आहार बोला जाता था। और इसके प्रमुख को आहारपति बोलते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि मेगास्थनी जो एग्रोनोमी, यह क्या है, आहारपति अर्थात जो विषय का एक महत्वपूर्ण अधिकारी है एग्रोनोमी, इसका उल्लेख किया है मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में। इंडिका जो है कि मेगास्थनीज द्वारा लिखित एक पुस्तक है जो अशोक के समय पे आया था। इसकी जानकारी हमने पहले दे दी है। तो एग्रोनोमी ये वाला शब्द याद रखना जरूरी होगा, इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आहारपति था और इसी लेवल पर, इसी स्तर पर एक अधिकारी था एग्रोनोमी, जिसका उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है। अब बात करते हैं कि विषय को विभिन्न स्थानीयों में विभाजित किया गया था। यहाँ इसको नीचे से हम देख लेते हैं कि ग्राम, जैसे सबसे छोटी जो इकाई थी ग्राम, सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। और ग्राम का जो प्रमुख होता था वह होता था ग्रामणी। ग्राम का प्रमुख होता था। और एक संस्था मिलता है, एक अन्य नाम ही मिलता है अध्यक्ष। अध्यक्ष नाम मिलता है जो न्यायिक कार्य से संबंधित है, न्यायिक कार्य से संबंधित ग्राम में है। अब ग्राम की बात कर लेते हैं तो 10 ग्रामों का एक समूह मिलकर एक संग्रहण बनाता था। हालांकि इनका क्रम याद रखने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप मोटा मोटा केवल शब्द बस समझ लें
कि खरबटक द्रोण स्थानीय, इनका संबंध किस शासनकाल से है, मौर्य शासनकाल से, तो आपका काम चल जाएगा। पर फिर भी देख लेते हैं। ग्राम, सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, और 10 गांव का एक समूह मिलकर कहलाता था संग्रहण। 10 गांव का जैसे समूह मिलकर, जैसे हम अभी देखते हैं कि 1-2 गांव मिलकर पंचायत बना लेते हैं, उसी प्रकार एक टाइप का ये संग्रहण था जो 10 गांव से मिलकर बनता था। और ऐसे ही 200 गांव मिलकर खरबटक बनाते थे, और 400 गांव मिलकर द्रोण बनाते थे, ये भी गौर करने वाला बिंदु है। और 800 ग्राम मिलकर एक स्थानीय बनाते थे, और इसी प्रकार से स्थानीय से मिलकर हमारा व्यवसाय, मंडल, प्रांत और राज्य का संपूर्ण निर्माण होता था। तो इस प्रकार से ये पूरी जो व्यवस्था थी कि केंद्र से लेकर अपनी एकदम गांव तक ये संपूर्ण क्रोनोलॉजी अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना केवल शब्दों पर ही गौर रहे तो ठीक है। अब बात करते हैं नगर प्रशासन। चलिए तो देखते हैं हम नगर प्रशासन। नगर प्रशासन पर एक नजर डाल लेते हैं। नगर प्रशासन के बारे में हमको जो मूलतः जानकारी मिलती है वो मेगास्थनीज के इंडिका से मिलती है। तो इसमें जो है कि पाटलिपुत्र जो नगर था, राजधानी थी तत्कालीन समय में, उसकी ये जानकारी देता है। इसके द्वारा यह बताया गया कि एक एस्ट्रोनोमोई करके एक अधिकारी है जो नगर प्रशासन का प्रमुख है। अभी इससे पहले हमने देखा था वो क्या था, एग्रोनोमोई, और उसका संबंध किससे था, विषय से था। वह विषय अर्थात जो जिला लेवल का जो अधिकारी था एग्रोनोमोई, और इसका यह जो है यह नगर अधिकारी है एस्ट्रोनोमोई। तो थोड़ा दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, तो थोड़ा सा आप फर्क करिएगा। और जो 6 समिति के द्वारा इनका संचालन किया जाता था, अर्थात जो नगर का संबंध था 6 एक समिति बनाई जाती थी, और प्रत्येक समिति में जो 5 सदस्य हुआ करते थे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि 30 सदस्यों की एक समिति होती थी जो नगर का पूरा जो प्रशासन है उसका संचालन करती थी, जिसमें से अलग अलग प्रकार की सड़क से संबंधित अलग, कर से संबंधित अलग, इस प्रकार अलग अलग समितियां थी जो नगर का संचालन करती थी। अब बात करते हैं ग्राम की। यहाँ गुप्तचर व्यवस्था के बारे में, ग्राम के बारे में हम देख चुके हैं, तो गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी जान लेते हैं कि चूंकि हमने अर्थशास्त्र या चाणक्य के बारे में कई जानकारी एकत्रित की हो, तो उन्होंने ये बोला है कि अगर किसी राज्य को भी अगर शासन करना है, सुदृढ़ करना है अपना, तो गुप्तचर व्यवस्था का सुदृढ़ होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उससे संबंधित जो जानकारी अर्थशास्त्र में यह मिलती है कि सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि गुप्तचर का जो उल्लेख हुआ है वो गूढ़ पुरुष के रूप में हुआ है। अर्थात हम अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा गया है, तो गूढ़ पुरुष कहा गया है। गूढ़ पुरुष जो है इसको कहा गया है। और गुप्तचर विभाग जो था, गुप्तचर विभाग वह किसके अंतर्गत आता था, जो उसका जो प्रमुख होता था, उसको सर्प महामात्य बोलते थे। सर्प महामात्य ये विभाग का प्रमुख होता था। और गुप्तचर को जो किस नाम से उल्लेखित किया जाता था, तो गूढ़ पुरुष के उल्लेखित किया जाता। प्रकारों की बात कर लेते हैं, तो इस समय जो है कि गुप्तचर को मूलतः 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक तो वे गुप्तचर थे जो एक जगह रहकर कार्य करते थे, तो उनको बोलते थे स्थायी गुप्तचर। और स्थायी गुप्तचर के लिए एक शब्द का यूज होता है जिसको हम कहते हैं संस्था। और एक दूसरा प्रकार था भ्रमणशील गुप्तचर, अर्थात जो एक राज्य से दूसरे राज्य, एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते हुए गुप्तचर का कार्य करते थे, उनको संचार बोलते थे। और भी इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कि तापस, उदाष्टिक, ऐसे करके, ऐसे तो बहुत सारा हो जाएगा, पर जो महत्वपूर्ण है वह ये संस्था और संचार। तो हमको इतना याद रखना है गुप्तचरों से संबंधित। ये तो गूढ़ पुरुष जो उनको कहा जाता था, सर्प महामात्य जो अध्यक्ष होता था, और संस्था और संचार, इन 2 शब्दों का उल्लेख भी गुप्तचर विभाग का या गुप्तचर जो होते थे उनके लिए किया गया है। अब बात करते हैं न्याय प्रशासन की। तो न्याय प्रशासन में सुप्रीम कोर्ट, अर्थात जो अभी आदर्श जो सुप्रीम कोर्ट होता है जिसका निर्णय सभी पर मान्य होता है, उसी प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट है, तो तत्कालीन समय का सुप्रीम कोर्ट होता था राजा, अर्थात राजा ने जो निर्णय दे दिया वो सभी पर मान्य होगा। अगर राजा ने जो भी बोल दिया वही सभी पर मान्य होगा। और बात करते हैं कि सबसे छोटा जो अधिकारी होता था वो ग्राम लेवल का ग्रामणी होता था। जैसे कि अभी न्यायालय के विभिन्न प्रकार मिलते हैं, उसी प्रकार इस समय भी 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। एक तो था, एक को नाम दिया गया है धर्मस्थायी न्यायालय, यह है दीवानी न्यायालय था। दीवानी न्यायालय अर्थात जिसका संबंध वित्त से होता है। तो जो सबसे छोटा अधिकारी है वो ग्रामणी है। और 2 न्यायालय मिलते हैं, एक धर्मस्थायी न्यायालय जिसको दीवानी न्यायालय को धर्मस्थायी न्यायालय बोला जाता था। इसका जो प्रमुख होता था उसको व्यवहारिक बोलते थे, यह प्रमुख है, व्यवहारिक इसको बोलते थे। और एक न्यायालय जो फौजदारी न्यायालय है उसको नाम मिलता है कंटक शोधन। तो ये भी विशेष बिंदु है, कंटक शोधन और धर्मस्थायी, ये 2 प्रकार के न्यायालय थे। तो कंटक शोधन न्यायालय का जो प्रमुख होता था उसको प्रतिष्ठा बोला जाता था, और जो धर्मस्थायी न्यायालय का प्रमुख होता था उसको व्यवहारिक बोला जाता था। अब बात कर लेते हैं सैन्य प्रशासन की। तो सैन्य प्रशासन का जो प्रमुख होता था वो सेनापति होता था, हमने ये पहली जानकारी ली।
और इसका जो प्रशासन है वो यह भी 6 समितियों के माध्यम से चलाया जाता था। इसमें अस्त्र शस्त्र के लिए अलग समिति और सामान ढोने के लिए अलग समिति, इस प्रकार से 6 समितियां बनाई गई थी। इसका उल्लेख भी है जो है ये मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है। और एक अन्य नायक का मिलता है। नायक जो क्या करता था, यह नेतृत्व करता था। नेतृत्व, युद्ध के समय जो नेतृत्व करता था उसको नायक बोला जाता था। और जिस प्रकार हमने अन्य अध्यक्षों के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार आयुधगारा अध्यक्ष जो अस्त्र शस्त्र का संग्रहण और प्रबंधन करता था वह इससे संबंधित है। तो इस प्रकार जो मौर्य प्रशासन है लगभग हमने संपूर्ण बिंदु कवर किए हैं। तो आप एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए तो आपको सारे अध्यक्ष और तीर्थ याद हो जाएंगे। और भी ऐसी जानकारी जानने के लिए चैनल से जुड़ें। और अपनी जो अगली क्लास होगी वो मौर्योत्तर कालीन जो अगले वंश होंगे, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, इन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।